होती है कि मेरा होगा कि नहीं सिलेक्शन, मैं क्या करूँगा, मैंने इतनी मेहनत की, लेकिन मेरा कोई रिजल्ट मिलेगा या नहीं, मैं मतलब टेंशन में आ जाता हूँ, टेंशन में आ जाती हूँ। तो उसका मेन रीज़न यही होता है कि सब लोग मैक्सिमम जो 99% स्टूडेंट्स रहते हैं, वो फिज़िक्स से डरते हैं। वो क्या समझते हैं कि फिज़िक्स ऐसा सब्जेक्ट है, जो मतलब स्कोर करा ही नहीं सकता। लेकिन अगर देखा जाएगा, तो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फिज़िक्स ही है। बायोलॉजी से भी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट फिज़िक्स ही है। वो कैसा? उसके लिए हमें करेक्ट गाइडेंस चाहिए कि हम किस वे में फिज़िक्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है? किस वे में फिजिक्स को पढ़ना है। सबको पता ही नहीं होता कि फिजिक्स को किस वे में पढ़ते हैं। ट्यूशन में सब लोग जाने से डरते हैं टीचर्स के पास कि टीचर मेरे बारे में क्या सोचेगा, कि मेरे मार्क्स कम आ रहे, क्योंकि सबके मार्क्स कम आते हैं फिजिक्स में। एक एवरेजली आउट ऑफ 180 70 या टू 120 ये रेंज होती है, ठीक है, स्टूडेंट्स के स्कोर की। तो ये होती है, हमेशा होती है और आगे भी होती रहेगी। क्यों? क्योंकि इसका रीजन ऐसा है कि ट्यूशन वाले जो रहते हैं, हमारी प्रैक्टिस है ना बहुत अच्छे लेवल पर कराना चाहते हैं, तो वो पेपर का लेवल भी हार्ड निकालते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू नीट। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमें डर लगता है कि फिजिक्स में मार्क्स ही नहीं आ रहे, बाकी बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं इसके कंपेयर में। तो आज मैं बताऊंगा आपको करेक्ट वे क्या है इसको स्टडी करने का। तो इसलिए हमने इस प्लेटफॉर्म को चालू किया है, लिव अगेन को, कि आप लोगों को सही गाइडेंस मिल सके, क्योंकि आप लोग टीचर्स के पास जाने से डरते हो। वो हम लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया है कि टीचर से जाने से डर लगता है टीचर्स के पास, और डरते हो, इसलिए आपको कोई चाहिए होता है जो आपको प्रॉपर गाइड कर सके। आपके फेस से जो गुजरा हुआ वक्त से गया है स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, जो आपका समझ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो और क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने लिव अगेन प्लेटफॉर्म बनाया है, मेडिकल स्टूडेंट्स ने लिव अगेन प्लेटफॉर्म बनाया, उसमें आपको करेक्ट प्रॉपर गाइडेंस मिल सकेगा। आपके जो भी डाउट्स है उसका, आप अभी थोड़ी देर पहले देख ही रहे होंगे कि कुछ स्लाइड्स मैंने लगाई थी, कुछ लोगों के डाउट्स क्लियर होते हैं। मतलब कुछ लोगों के तो ऐसे मैसेज आते हैं कि मैं तो 10th तक बहुत अच्छा स्कोर करता था या करती थी, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मेरे पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, मेरा होगा कि नहीं, मेरा फ्यूचर अनसर्टेन है, ऐसा लगता है उनको। लेकिन ये नॉर्मल है सबके लिए, कोई ऐसा नहीं है जो सब अच्छे से कर सकता है, ठीक है। मैंने फिजिक्स में 170 लाया, बाकी सब सब्जेक्ट्स में भी अच्छा रहा, टोटल 645 मार्क्स थे मेरे। मैं आज आपको कुछ गाइड करने वाला हूँ, ठीक है। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि आप लोग पेन पेपर लेके बैठे और कुछ पॉइंट जो आपको इंपॉर्टेंट लगे सब नोट करें, क्योंकि बच्चों को एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है, वो बच्चे लेते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन, बट वो कुछ टाइम तक ही रहता है, पता, एक दो दिन होते हैं, वापस वही ट्रैक पे चले जाते हैं। तो मैं आपको आज कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगा, अगर आप लोगों ने वो पॉइंट्स को फॉलो किया, ठीक है, अगर वो पॉइंट्स आपके अच्छे से फॉलो हुए, तो आपका आपका इमीडिएट जो नीट का अटेम्प्ट है, आप उसमें बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सेल करेंगे, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पेन पेपर लेकर बैठ जाए आप, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि फिजिक्स से सब डरते हैं, ऐसा मैं बोल रहा था, सब लोगों का ऐसे ही है, सब डरते हैं। सबकी सोच क्या होती है, बायोलॉजी इजी है, केमिस्ट्री एक हद तक इजी है, तो हम लोग वही करेंगे, और एग्जाम के टाइम पर जाते जाते हम लोगों को पता चलता है कि हमने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया इस चीज में, क्योंकि बायोलॉजी तो इजी है, वो हो ही जाता है। तो हमारा मेन एम होना चाहिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री को हम कैसे सुधारें। लास्ट मोमेंट पे बायोलॉजी हो जाता है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं होता, बहुत लोगों का नहीं होता। इसलिए हम लोगों को ऐसे रिजल्ट्स भी पता है जो बहुत अच्छे स्कोर करते थे, लेकिन उनका नीट में स्कोर ऐसा था कि 325 के ऊपर मार्क्स बायो में थे, और फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलाकर टोटल 50 मार्क्स भी नहीं थे उनको। तो ये क्या मतलब हुआ, मतलब आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में एक्सेल करना है, आपको एमबीबीएस सीट चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आप लोग सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो। आपको क्या करना चाहिए कि आपको सही गाइड चाहिए, उसके लिए आपको आपके टीचर से डरना नहीं है, बात करना है। हम लोग कॉलेज ट्यूशन इसलिए जाते हैं कि हमारे टीचर से हम सीख सके। तो हम क्यों डर रहे हैं कि हम हमारे टीचर्स हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्यों, मतलब हमारे कलीग्स, हमारे साथ जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे।
तो ये इसका कोई पॉइंट ही नहीं बनता कि हम लोग ऐसा सोचें, ठीक है। तो सबको डायरेक्शन नहीं पता होती है, क्यों? क्योंकि कोई लोग टीचर से मिलते नहीं है, ठीक है, टीचर से नहीं मिलते, कोई आपके घर में या कोई भी आपसे पहचान के कोई स्टूडेंट है जो लगे हैं एमबीबीएस को या मेडिकल सीट मिली है उनको, तो उनसे भी पूछने के लिए डरते हैं। तो आज हमने लिव अगेन को इतना आप ही के लिए अच्छे से प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिससे आप लोग फ्रीली किसी भी टाइप का प्रॉब्लम पूछ सकते हैं हमसे। और बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज भी आ रहे हैं, आज तक हमने देखा है बहुत लोगों ने अच्छा एप्रिसिएशन भी दिया है इसके लिए, ठीक है। तो मैं बोलूंगा सबके साथ ऐसे ही होता है, 99% स्टूडेंट्स ऐसे ही है। लेकिन जो 1% स्टूडेंट होते हैं वो लोग क्या करते हैं, प्रॉपर वे में पढ़ाई करते हैं, प्रॉपर डायरेक्शन में जाते हैं, जिस चीज से उनको डर लगता है उस चीज को पहले करते हैं। तो वही सही तरीका है प्रिपरेशन का। सब लोग फिजिक्स से डरते हैं, छोड़ देते हैं, केमिस्ट्री से डरते हैं, छोड़ देते हैं, बायोलॉजी करते हैं, लास्ट में एंड रिजल्ट ये रहता है कि बायो में 300 प्लस है और ओवरऑल स्कोर 350 के भी नीचे है। तो ये सही नहीं है, ठीक है। तो मैं अब आज आपको सब बताऊंगा। सबसे पहले हमारा टॉपिक मेन फिजिक्स है, तो मैं फिजिक्स की बात ज्यादा करूंगा, आपको दूसरे सब्जेक्ट्स का भी बताया जाएगा, और आपके कुछ पर्सनल डाउट्स भी ऐसे रहेंगे तो हम उसको क्लियर करेंगे। चालू करते हैं। फिजिक्स फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपने बेस अच्छा किया तो आपका आगे का हर चीज, आपका पूरी जर्नी अच्छी होगी। बेस इन द सेंस, आप जब 10th से 11th में जाते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ा जंप आप करते हो, उसमें बहुत बड़ा जंप होता है सिलेबस का, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में। तो फिजिक्स में शुरुआती जो चैप्टर्स होते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स एंड डायमेंशंस, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, मोशन इन वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशन, ये 4 चैप्टर्स होते हैं, वो इतने बेसिक चैप्टर होते हैं। और शुरुआत में स्टूडेंट्स जब नए नए आते हैं 11th में, तो वो लोग मैक्सिमम ये चैप्टर छोड़ देते हैं, क्योंकि समझता ही नहीं है, कुछ नया कुछ सीखने को मिल रहा है। लेकिन सबको पता नहीं होता कि ये 4 चैप्टर ही बेस बनाने वाले हैं पूरे फिजिक्स में। अगर आप देखेंगे, ये जो 4 चैप्टर है आजकल इसी से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। लाइक यूनिट्स एंड डायमेंशन जो क्वेश्चन है, उसमें वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज, उसका तो क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, एवरी अल्टरनेट ईयर इसका एक क्वेश्चन आता है। उसके साथ ये चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्ट होता है, लाइक ग्रेविटेशन, उसमें है ना डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए आता है, कुछ अलग से अलग अलग आपको ml-3 t⁻⁻², ऐसे कुछ अलग अलग आते हैं। वो तरीका कैसा होता है डायमेंशन निकालने का, वो इस चैप्टर में सीखने मिलता है, बाद में कभी कोई कुछ सिखाता ही नहीं आपको, इसलिए आपको लगता है कि ये हार्ड है। फिर स्केलर्स एंड वेक्टर्स, वेक्टर्स का एप्लीकेशन पूरे फिजिक्स में है, चाहे वो 11th की है या 12th की है। 11th की हर एक ग्रेविटेशन हो गया, फिर 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, ये जो मेजर चैप्टर्स है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो उसमें ये स्केलर्स एंड वेक्टर्स का अप्लाइड एप्लीकेशन है। मोशन इन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, इसके क्वेश्चंस आते हैं, इलास्टिसिटी में कनेक्ट होता है ये चैप्टर। लगभग ये 4 चैप्टर्स, ये है ना पूरा आपका फिजिक्स कनेक्ट करते हैं। तो आपके ये 4 ही वीक रहते हैं, आपके नहीं, मैक्सिमम लोगों के। इसलिए मैक्सिमम लोगों के स्कोर फिजिक्स में कम आते हैं, और मैक्सिमम लोग ऐसा समझते हैं कि फिजिक्स हार्ड है क्योंकि ये 4 चैप्टर छूट गए होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें फिजिक्स के ये 4 चैप्टर परफेक्ट करना है। अभी आप कौन से भी स्टेज पे हो, चाहे आप रिपीटर हो, 11th में हो, 12th में हो, आपके पास कितना टाइम है, जो भी है, तो आपको ये 4 चैप्टर देखना है कि ये 4 चैप्टर पहले सही है क्या आपके। ये 4 चैप्टर अगर आपके परफेक्ट है तो आपको फिजिक्स इतनी आसान लगने लगेगी और इतनी इंटरेस्टिंग लगने लगेंगी कि आपको बायोलॉजी से भी अच्छा लगेगा कि इसमें प्रैक्टिस करना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्रैक्टिस करना। फॉर्मूलेज रटने से फिजिक्स सॉल्व नहीं होता। फिजिक्स के लिए सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करना पड़ता है, फिर फॉर्मूलेज को देखना होता है, फिर प्रैक्टिस करनी होती है, फिर टेस्ट लेना होता है, फिर एनालाइज करना होता है, और यही रिपीट करना होता है, ठीक है। तो ये सब करना स्टूडेंट नहीं कर पाता ये सब, क्योंकि बहुत कम लोग डिसिप्लिन होते हैं और वो डिसिप्लिन वाले लोग ही सिलेक्ट होते हैं। इसलिए सबको क्या लगता है कि हमने मेहनत तो बहुत की। आप करते हो मेहनत, आप रटते हो फॉर्मूले, लेकिन एंड रिजल्ट क्या होता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होता। तो यही मेन रीजन है कि आपका सिर्फ फॉर्मूले पर ध्यान है, कंसेप्ट पर ध्यान नहीं है। एक होते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन फिजिक्स, क्या है, हर एक पर्टिकुलर चैप्टर से कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। वही टाइप मतलब कुछ 6 से 8 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और वही टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। वो बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या रहते हैं। सब क्या करते हैं, कोई एररलेस लेता है, कोई भी अलग अलग बुक्स लेता है, मोटे मोटे बुक्स सॉल्व करता है और बोलता है कि
मैंने तो बहुत मेहनत की लेकिन हुआ नहीं। एक स्मार्ट वर्क होता है और एक हार्ड वर्क होता है। हार्ड वर्क करते करते पता चलता है कि स्मार्ट वर्क क्या है, अभी मैं आऊंगा उस टॉपिक पे। लेकिन मैं बोलूंगा कि आपका ध्यान फॉर्मूले पर नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान सबसे पहले कंसेप्ट पर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद फॉर्मूले अपने आप क्लियर हो जाएंगे, फॉर्मूले क्लियर होने के बाद वो अपने आप याद रहेंगे। चाहे तो आप है ना उसको साइड में लिख सकते हो, फॉर्मूलेज को, क्योंकि कंसेप्ट दिमाग में है, फॉर्मूलाज लिखना है जब भी फ्री टाइम मिलेगा। जैसे ट्यूशन में कोई एक टीचर आया, लेक्चर हुआ, उसके बाद टीचर गया, कुछ 5 to 10 मिनट्स गैप मिलता है, इसमें आपको सिर्फ फॉर्मूलेज देखना है, कुछ टाइम नहीं लगता है। उस 5 to 10 मिनट्स में आप 2 to 3 चैप्टर्स आराम से क्लियर कर सकते हो फॉर्मूलेज को देख के। तो उसके बाद आती है प्रैक्टिस। बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बिल्कुल सही है। हम लोग क्या करते हैं, ये सब सुनते हैं लेकिन इसको अप्लाई नहीं करते अपनी लाइफ में। इसलिए हम लोग ऐसा समझते हैं कि फिजिक्स हार्ड है या ऐसा कुछ समझते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रैक्टिस के बाद सीखना इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस में हमें सीखना है क्या नहीं आता, टीचर्स के पास बार बार जाना है, पूछना है सर मेरे को ये नहीं आता, मैम मेरे को ये नहीं आता, मैं कैसा करूं। मैं अपनी बात भी बताऊंगा आप लोगों को। मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था, मेरे जब टीचर्स थे, उनको मैं सिली डाउट भी पूछता था, अगर मेरे को नहीं समझा तो मैं ऐसा मानता था कि ये मेरे को नहीं आ रहा, तो मेरे को टीचर्स के पास जाना है, मैं सिली डाउट्स भी पूछता था। लेकिन मेरे टीचर ने कभी मेरे को कुछ बोला नहीं, सब कुछ अच्छे से क्लियर किया। मेरे टीचर्स ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। सपोर्ट इन द सेंस, हम लोग क्या समझते कि टीचर्स है ना कोई अच्छे स्टूडेंट्स को अच्छा लेवल पे जाने के लिए उनको सपोर्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। सपोर्ट मतलब क्या, कि टीचर्स आपको क्लियर करते हैं, वो लोग कुछ अपने से बात करते हैं, वो बात में ही उनके कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो हमें लेना होता है, ठीक है। तो वो पॉइंट्स हमें लेना है, उनसे सीखना है। मैं तो बोलता हूँ लर्न फ्रॉम द एवरीथिंग अराउंड यू। मैं मेरे प्रिपरेटरी फेज में सबसे सीखता था, मैंने किसी के साथ कंपटीशन किया ही नहीं। मैंने ऐसा सोचा ही नहीं कि मेरे मार्क्स इतने कम क्यों हैं, मेरे रैंक मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में मेरे आजू बाजू वाले लोग से कम है। मैं ऐसा सोचता ही नहीं था, मैं किसको कॉम्पिटिटर मानता ही नहीं था। मैं सबसे सीखता था। मैं क्या सीखता था, मेरे चाणक्य ने कहा है कि अगर खुद से सब सीखना चाहते हो तो ये जिंदगी बहुत कम है अपने लिए। अगर हम दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखेंगे तो हम बहुत जल्दी आगे जाएंगे। यही फॉलो इलॉन मस्क, अंबानी और बड़े बड़े लोग जो सबको पता है, वो लोग यही चीज फॉलो करते हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ सुनते हैं, छोड़ देते हैं, इम्प्लीमेंट करना दूर की बात। तो हमें ये सब नहीं करना है, हमें सिंसियरली करना है। एक होता है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन फॉलो करने वाला हमेशा एक्सेल ही होता है। कभी भी किसी भी बात पर किसी ने कुछ भी कह दिया, तो हमें ये सब नहीं सोचना है कि इसने ये कह दिया मेरा क्या होगा, मेरे मार्क्स कम आ गए, अब मेरा क्या होगा, ये गलत है। हमें ये सोचना ही, इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना है, हमें हमारे प्रोसेस पे काम करना है। सबको एम एस धोनी पता ही है। एम एस धोनी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मैं मेरे रिजल्ट्स के बारे में सोचूंगा तो मैं प्रेजेंट में नहीं रहूंगा और मेरे रिजल्ट्स जो मुझे चाहिए वो आएंगे ही नहीं। अगर मैंने ये सोचा कि मुझे नीट में, ठीक है, मैं हमारी बात कर रहा हूँ, कि मुझे नीट में कम मार्क्स आए तो मैं क्या करूंगा, ये सिर्फ थॉट आया मेरे दिमाग में, बट ये थॉट क्या सही होगा या गलत होगा इसकी कोई प्रोबेबिलिटी होती है ना। तो ये थॉट मेरे दिमाग में आया कि मेरा क्या होगा अगर मेरे कम मार्क्स आ गए, तो सिर्फ हमने ये सोचा, उसके बाद क्या होता है कि क्या होगा, मैम ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, फिर हमारा इसमें क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो ये टाइम वेस्ट नहीं होने देना। सबसे पहले रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं, रिजल्ट का थॉट लेना है, उसको लॉक करना है और उसको छोड़ देना है कि हम लोग इसके बारे में सोचना नहीं है। हमें प्रोसेस पर ध्यान देना है। अगर प्रोसेस अच्छा है, एम एस धोनी कहते हैं कि प्रोसेस सही है, हम सही ट्रैक पर चल रहे हैं, तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। अगर प्रोसेस से हम भटकेंगे, हम सोचेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो सही नहीं रहेगा और रिजल्ट आने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, टाइम को स्मार्टली यूटिलाइज करना है। और कभी भी डरना नहीं है। हम लोग डर जाते हैं कि क्या होगा, आज हम हमारी लाइफ में यहाँ पहुंच गए, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में हम, तो हम लोग अगर सोचेंगे कि हमने नीट के टाइम पे ये टेंशन लिया था, हमने ये सोचा था, तो आज हम हंसते हैं कि
हमें वो सब चीजें करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम था। वो वेस्ट ऑफ टाइम है, हमें भी पता है, क्योंकि आपको हम बोल रहे हैं तो आपको इफेक्ट पड़ेगा इसका, कि आपको इस बारे में कुछ सोचना ही नहीं है कि वेस्ट ऑफ टाइम है ये सब। हमें वो सोचना ही नहीं है कि हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है, हमें हमारे प्रोसेस पे काम करना है और उसको एक्सेल करना है इसमें। और ऐसा सोचना है कि हमारा जो पेपर है, अब आने वाला कुछ पेपर है, मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ाई कैसे करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई भी आप चैप्टर ले लो सब्जेक्ट, उसमें मिनिमम मैं आज देख रहा हूं कि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में पर मंथ एक कंबाइंड टेस्ट होता है 720 मार्क्स का, ठीक है। उसमें क्या करना होता है, सिंपल है, प्रोसेस सिंपल है, फॉलो अपने को डिसिप्लिन से करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। क्या होता है उसमें, कुछ टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, हमारे नीट में एक लिमिटेड टॉपिक्स है पर सब्जेक्ट, आई थिंक 33 to 35 टॉपिक्स है, बायो में 38 है, फिजिक्स केमिस्ट्री में 33 to 35। हमें थ्रू आउट हमारे फेज में, प्रिपरेटरी फेज में, इसी चैप्टर्स को अच्छे से करना है, ठीक है। इसमें से बायोलॉजी के मैक्सिमम चैप्टर सबके इजी रहते हैं, सबको इजी लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, सब कर लेते हैं। बात करता हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री की। फिजिक्स में मैक्सिमम चैप्टर सबको हार्ड लगते हैं, क्योंकि सब प्रैक्टिस नहीं करते। तो क्या करना है, सबसे पहले ये जो 33 चैप्टर्स मैं पकड़ के चलूंगा, उसमें से पूरे चैप्टर्स तो नहीं आते इनिशियली, क्योंकि फाइनल नीट से पहले ही सारे चैप्टर्स की टेस्ट होती है। तो उसमें से कुछ चैप्टर्स आए, फॉर एग्जाम्पल 8 चैप्टर्स की आपकी टेस्ट है फिजिक्स की, रिमेनिंग 8 बायो और केमिस्ट्री, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, क्लासीफाई करना है चैप्टर्स का। मेरे इस मंथ की एंड में 28 को, फॉर एग्जाम्पल आज मेरे पास डेट में बोलूंगा 2 है, 2 या 3 है, 28 को मेरा एग्जाम है, इतना टाइम मेरे पास है, मेरे पास इतने टॉपिक्स है, उसमें 8 फिजिक्स, 8 केमिस्ट्री, 8 बायोलॉजी। तो उसमें से हमें क्लासीफाई करना है कि ये 8 में से मेरे हार्ड टॉपिक्स कितने हैं, मीडियम टॉपिक्स कितने हैं, और इजी टॉपिक कितने हैं। हार्ड टॉपिक्स जो होते हैं, अब मैं बोलूंगा फिजिक्स में 8 में से 4 आपके हार्ड है, ठीक है, 4 या 5 पकड़ लीजिए आप। तो 5 चैप्टर्स मेरी प्रायोरिटी 1 में रहेंगी, कि मैं पहले प्रायोरिटी में ये 5 चैप्टर्स करूंगा। 3 चैप्टर्स मुझे लगते हैं कि ये मेरे मीडियम या इजी है, लेकिन मेरी प्रायोरिटी फर्स्ट 5 रहेगी। तो मुझे क्या करना है रिमेनिंग टाइम्स में, कि ये जो प्रायोरिटी 1 के चैप्टर्स है वो पहले करने हैं, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज्यादा मटेरियल यूज करने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा था स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क मतलब यही होता है कि आपको पर्टिकुलर मटेरियल, चाहे आपके पास कौन सी भी कोचिंग का मॉड्यूल हो या कोई भी मटेरियल हो, एक ही लेके चलना है, एक ही बुक पढ़ना है, इतना ज्यादा कंटेंट सब नहीं पढ़ना है, नहीं प्रैक्टिस करना है। अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 100 क्वेश्चंस है आपके पास कोई भी मॉड्यूल में पर चैप्टर, उतने तो रहते नहीं है, बहुत ज्यादा रहते हैं, मुझे पता है। मैं एक एग्जांपल देने के लिए 100 क्वेश्चंस लिया। 100 क्वेश्चंस अगर मैंने किया, मेरा चैप्टर क्लास में हुआ और मैंने उसकी प्रैक्टिस करने के लिए 100 क्वेश्चंस किया, तो मेरे कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि मुझे हार्ड गए तो मैंने उसको स्टार मार्क कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम मुझे देखना है। रिवीजन में क्या करना होता है, वो हार्ड चैप्टर, अब मुझे पता है कि ये मेरा हार्ड टॉपिक है, मेरे 52 ही करेक्ट है, 48 इनकरेक्ट है, मुझे देखना है, ठीक है। तो ये मेरे लिए हार्ड टॉपिक हो गया, 28 को एग्जाम है। अब मेरे को क्या करना है, उसका वापस कंसेप्ट जो है हमने पढ़ा था और फॉर्मूलेस थे उसको रिवाइज करना है। फिजिक्स में ज्यादा टाइम लगता ही नहीं है, 10 to 15 मिनट्स में पूरा रिवीजन होता है। एक बहुत ज्यादा बोला मैंने 10 to 15 मिनट्स, लेकिन ऐसा रखना है स्पीड कि 10 to 15 मिनट्स में पूरा सिनॉप्सिस बोलते हैं, सिनॉप्सिस मतलब फॉर्मूलेज और कंसेप्ट जो भी आपने पढ़े थेरोटिकल, ये सब देखना, ठीक है। तो वो एक बार अच्छे से देख लेना, उसके बाद उन हार्ड क्वेश्चंस को देखना। थोड़ा फ्लो मेंटेन करने के लिए कुछ 2-3 इजी क्वेश्चन कर लेना, फिर वो हार्ड क्वेश्चन देखना। नहीं आए टीचर के पास जाना, टीचर से पूछना, ये पहले टाइम में भी टीचर से पूछना होता है, ठीक है। फिर भी नहीं आए टीचर के पास जाना, टीचर से पूछना, टीचर बताएंगे, कभी टीचर ना नहीं बोलते हैं, ठीक है। आपसे आपको डरना भी नहीं है कि टीचर क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। आगे आपका काम है कि आप कोचिंग इसलिए जाते हो कि आपको सीखना है। तो टीचर से आप बात करिए, टीचर मुझे ये नहीं आ रहा है, तो वो बताएंगे आपको। फिर आपको क्या करना है, उसके टाइप के क्वेश्चंस पूरे करने, वैसे ही पूरे क्वेश्चंस 48 अच्छे से करना है। उसके बाद है ना आपका ये कंप्लीट होता है, फिर बाद में वो क्वेश्चंस, वो जो चैप्टर के क्वेश्चंस पिछली बार जो टेस्ट में आए, वो क्वेश्चंस देखना है, वो सॉल्व करना है, ये हो गया। फिर क्या करना है, एक चैप्टर मेरा परफेक्ट
हो गया, ठीक है। मेरा परफेक्ट चैप्टर ये हो गया। अब मुझे कुछ भी क्वेश्चंस आएंगे मैं सॉल्व कर लूंगा, क्योंकि पता लग जाता है एक बार करने के बाद कि मेरे ये चैप्टर में से कोई कौन से टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो उस क्वेश्चंस को आपको टाइप पता चल गया। अब क्या करना है, अब मेरे को एग्जाम का इंतजार करना है। इंतजार, अब क्या करना है, सेकंड चैप्टर लेना है। ऐसे 5 चैप्टर क्लियर करना है। 5 चैप्टर क्लियर होने के बाद प्रायोरिटी 2, टाइम जितना ही बचता है उसमें वो 3 चैप्टर की तरफ देखना है। मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, आप बायो और केमिस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो प्रायोरिटी 2 में जाना है। फिजिक्स के जो बाकी के 3 चैप्टर है उसमें से मीडियम चैप्टर समझो 2 है आपके, एक इजी है, तो उस पर फोकस करना है। कोई भी चीज जब भी लेके बैठेंगे तो वो परफेक्ट करके ही छोड़ना है, तो ये आपका फ्यूचर ब्राइट है, ठीक है। तो वो परफेक्ट हो गया चैप्टर, उसके बाद है ना आपकी टेस्ट आ गई। फॉर एग्जांपल आपका एक चैप्टर छूट गया, तो ऐसा नहीं सोचना है कि वो चैप्टर छूट गया मैं एग्जाम कैसे दूंगा। हमें ये देखना है कि हमने जो हार्ड टॉपिक्स हमारे इजी किए मतलब प्रैक्टिस करके, तो वो हार्ड टॉपिक्स मेरे सही हुए क्या। हमें टेस्ट करना है अपने आप को कि हमने जो किया वो सही था क्या, सही ट्रैक पे है क्या। फिर बाद में वो टेस्ट हो गए होने के बाद हमें वो टेस्ट का एनालिसिस करना है कि क्या मैंने जो हमने जितना हो सके हमारी तरफ से किया। अब हाँ रॉन्ग हो रहा है तो क्या करना, उसको राइट करना। उसको टीचर से पूछना, सर ये कैसा होता है, मैंने ऐसा अप्लाई किया था सर, मेरी मेथड में कोई गलती है क्या, ऐसा पूछना। तो वो आपको क्वेश्चंस क्या होता है पता है क्या, एनालिसिस करने के बाद आपको वो क्वेश्चंस दिमाग में प्रिंट हो जाते हैं। आप अगर आगे चलकर कभी भी वो क्वेश्चन जैसा फॉर एग्जाम्पल आया, आता ही है क्वेश्चन रिपीट एग्जाम से पहले, नीट से पहले, क्योंकि हमने साल भर में जो किया है, हम जो गलती एनालाइज करते हैं वो रिपीट क्वेश्चंस होते ही है, क्योंकि कुछ लिमिटेड कंटेंट है हमारे पास, ठीक है, हम लोग डरते हैं उससे। तो क्वेश्चन आएगा तो अगली बार हमें क्लिक होगा दिमाग में कि हमने ये किया था, हमारा रॉन्ग हुआ था, हमारे टीचर ने सही करके दिया, तो हमने वो अप्लाई करना है और करेक्ट करना है। फिर वो जो सेटिस्फेक्शन होता है वो अलग ही लेवल का। ऐसे ही अगर आप 5 चैप्टर जो हार्ड थे वो एक ही टेस्ट में सही कर लेंगे, मतलब आपकी जो 8, और फिर देखना है कि मीडियम में से कुछ रॉन्ग गया, फिर इजी। जो चैप्टर मुझे इजी लगता था, अगर उसमें से कुछ रॉन्ग जा रहा है तो मैं गलत ट्रैक पे हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए इजी नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो कंसेप्ट मेरे लिए इजी नहीं है, तो हमें क्या करना है, वो कंसेप्ट लेना है, समझना है, पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, खत्म करना है, ठीक है। इस तरह आपके 8 चैप्टर्स आउट ऑफ 33 नीट के कंप्लीट हो जाते हैं। 8 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए 33 में से। आप कभी भी लॉन्ग टर्म सोच रखना है, इमीडिएट रिजल्ट के पीछे मत भागो, क्योंकि इमीडिएट रिजल्ट कभी भी फायदा नहीं देते। अगर इंस्टेंट रिजल्ट के पीछे आप भागोगे तो आपको जो लॉन्ग टर्म में जो रिजल्ट जो आप बड़ा करना चाहोगे वो नहीं होगा, क्योंकि इमीडिएटली कोई रिजल्ट कभी नहीं आते। अपने आप को कॉम्पिटिटर नहीं बनाना है, किसी से कॉम्पीट नहीं करना है। मैं भी मेरी लाइफ में आज तक ऐसे ही किया और आज भी ऐसा करता हूँ कि कभी किसी को कॉम्पिटिटर नहीं मानता हूँ। मैं सबके साथ ऐसा रहता हूँ, लाइक मैं सीखता हूँ सबसे, वॉकिंग टॉकिंग और अलग अलग चीजें, वे ऑफ टॉकिंग वॉकिंग, और उनकी हर एक चीज, उन पढ़ाई कैसे करते हैं, उनको क्या रॉन्ग जाते हैं, उनके क्या गलती होती है उनकी लाइफ में, तो मैं अपनी लाइफ में उसको इम्प्लाई करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। और मैं उस पर काम करता हूँ कि मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को ये सब अच्छे से करना है। और मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि मुझे इससे ज्यादा मार्क्स लाना है। मेरे मेरे कलीग्स जो मेरे साथ है स्टूडेंट्स, मुझे इनसे ज्यादा मार्क्स लाना है, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं और सोचूंगा भी नहीं। और मैं कुछ चीजों पे काम करता हूँ, मेरे पास मेरा एक एम है, वैसे ही आपके पास आपका एम है, नीट यूजी। आपको उससे एक रस्सी बांधना है और उस पर पकड़ के सीधा स्ट्रेट चलना है, ना डायरेक्शन को इधर डालना है या इधर, ठीक है। आपके पास आपका एम है, आपको उधर ही देखना है, आपको आजू बाजू वाले लोग क्या करें उससे कोई लेना देना नहीं रखना चाहिए। और खुद पे काम करो। और है ना टाइमर, जो टाइमर होता है ना, टाइमिंग से क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डालो। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था नीट यूजी में, मतलब मैं रिपीटर था, मेरा 2021 में कुछ प्रॉब्लम्स थे, 464 स्कोर था। नीट 2022 में मेरा 645 स्कोर हुआ। मेरे को कुछ लिमिटेड टाइम मिला था, 7 to 9 मंथ्स, उसमें मेरी नीट दूसरी नीट थी। तो उसमें मैंने कुछ गलती गलती की थी और कुछ चीज मेरे साथ बुरी हुई थी, जो मैं बताऊंगा आपको। मैंने क्या गलती की थी कि मेरी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कम थी। जैसे मैंने आपको बोला फिजिक्स से सबको डर लगता है, मेरे टाइम पे था कोविड, मैं पूरा 12th में घर पर था,
तो उसमें मुझे मेरी प्रैक्टिस कम थी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की। तो उससे क्या होता था, मैं बायोलॉजी पढ़ता था, बायोलॉजी मेरे को इजी लगता था। तब उससे क्या हुआ, और मेरा बैकलॉग लग गया था, ठीक है, मैं ट्यूशन से 4 से 5 महीने पीछे था, 3 से 4 महीने। और मैंने खुद से ही सब किया, वाईफाई नेट प्रॉब्लम सब थे हमारे यहाँ पर, हमने बहुत ट्राई किया, नहीं हुआ था। बट जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमने एग्जाम सेंटर में गए हम 2021 में। वहां पर कुछ ऐसा माहौल था कि मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग क्या समझते हैं कि हमारे जो 3 घंटे, अब 3 घंटे 20 मिनट हो गए, पहले 3 घंटे थे। जो 3 घंटे है, उस 3 घंटे में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो हो ही जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ऐसा लगता है सबको, लेकिन जो एग्जामिनेशन प्रेशर होता है, एग्जामिनेशन फील होती है, वो एग्जामिनेशन में जाने वाले के उसके बाद ही पता चलता है। एग्जामिनेशन में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे कुछ 20 to 25 मिनट सेंटर वालों ने वेस्ट किए थे। खैर वो हो गया, कुछ हुआ था प्रॉब्लम, बट मेरे साथ जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। और मैंने बहुत कुछ सीखा उससे। फिजिक्स में मुझे लाइक मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जब दिया था, तो तब फिजिक्स में मुझे जगह कम पड़ गई थी क्वेश्चंस पे। वहां पे पेपर नहीं लेते, बहुत सारे लोग एग्जाम में पेपर लेके जाते हैं बुक का, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए। तो मैंने नोटिस किया कि उधर जगह बहुत कम रहती है, एनटी के पेपर में थोड़ा क्वालिटी का इश्यू रहता है, जगह भी कम रहती है। तो मैंने अपने आप पे ये अप्लाई किया कि मैं जब नेक्स्ट टाइम देखने जाऊंगा, पेपर देने जाऊंगा, तब मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम कम नहीं पड़ना चाहिए। सेकंड, जगह कम पड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि जगह कम पड़ती है वो प्रेशर में इरिटेशन होता है, और वो सब एक्सपीरियंस होता है। तो मैंने क्या सोचा था, अब मैं 22 में ये चीज रिपीट नहीं करूंगा। मैंने कभी भी 2022 में एज अ रिपीटर, मैंने कभी भी बुक का पेज निकाल कर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोचिंग में नहीं गया। मैंने जितनी जगह थी हमारे कोचिंग के पेपर में, उतनी जगह में सॉल्व करने की कोशिश की। सिर्फ रे ऑप्टिक्स और कुछ बड़े क्वेश्चंस जो होते हैं, उनके लिए मैंने पेन यूज करना स्टार्ट किया था। बाकी मैं कैलकुलेशन पूरा दिमाग में ही करने की कोशिश करता था, क्योंकि मुझे आगे जाके तकलीफ ना हो उसके बारे में, ठीक है। तो ये सब होती है स्मार्ट वर्क की बात। क्या होता है, हम लोग हार्ड वर्क तो करते हैं कि नीट देना है, एक्सेल करना है, अच्छे मार्क्स लाना है, गवर्नमेंट सीट लेना है। लेकिन स्मार्ट वर्क कोई नहीं करता। स्मार्ट वर्क क्या होता है, सब लोग क्या सिर्फ बोलते हैं कि स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क एग्जैक्टली क्या होता है, वो कोई बोलता नहीं है, ठीक है। स्मार्ट वर्क मतलब क्या होता है, आपका कभी भी किसी भी चीज में अगर टाइम बचता है, उसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क कैसे, मतलब मैंने जो ये किया, जो पेपर में मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया, मैंने ये बुक का पेज लेके नहीं गया। तो मैंने क्या किया, स्मार्ट वर्क किया। ये भी एक है स्मार्ट वर्क का काम। मतलब हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर में वो चीज हमारी मतलब सही नहीं होगी बोलकर हम सोचते हैं और ये चीज करते हैं। और जब हम प्रिपरेटरी फेज में जब हम हार्ड वर्क करते हैं ना, तब हमारे पास प्रैक्टिस करते करते, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज्यादा आपके पास दिमाग खुलेगा। लाइक कैसे, कि हम लोग एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, लेकिन आगे चलकर क्या होता है कि वो क्वेश्चन ऐसा लगता है कि मैंने क्यों ये यूज किया था। ये तो टेक्निक अलग है ना। हम क्या करते हैं, फिर वो बिना पेन उठाए वो क्वेश्चन सॉल्व करके डायरेक्ट टिक करते हैं। और वैसे ही करते हैं मोस्टली हर क्वेश्चन में, फिजिक्स के नीट के टाइम पर। वो हमें पता नहीं होता, बट हम इनडायरेक्टली स्मार्ट वर्क की तरफ जाते हैं। सबसे पहले आपको ये आदत डालनी होगी कि आपका जितना भी कैलकुलेशन पार्ट है, जब तक आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आती कैलकुलेट करने में, सबका अलग अलग रहता है, जब जब तक आपको डिफिकल्टी नहीं आती कैलकुलेशन में, तब तक आप पेन नहीं उठाएंगे। दिमाग में कैलकुलेट करना है, फिर पेन उठाकर क्वेश्चन पेपर पर साइड में लिखना है उसका आंसर, फिर टिक करना है। ये है स्मार्ट वर्क की एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं। और बहुत सारे ऐसी चीजें होते हैं कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सब लोग समझते फॉर्मूले से फिजिक्स हो जाएगा। मैंने देखा बहुत सारे मैसेज आए कि फॉर्मूला नहीं लगाने आ रहा है, डर लग रहा है, क्वेश्चन समझना नहीं है। जब आपको कंसेप्ट ही नहीं पता कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अनदर प्लैनेट कैसे निकालते हैं, आपको सिर्फ पता है कि जी इज इक्वल्स टू 1/1 + h/r का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ फॉर्मूला है, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता है, आपको निकालने नहीं आता है, तो क्या पॉइंट है इसका। तो आपको पता चलना चाहिए कि एच जो है, हाइट कहाँ से मेजर कर रहे, सेंटर ऑफ द अर्थ से या सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर सेंटर ऑफ द अर्थ है, फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून 2 आर है,
तो अगर हमें एच कौन सा है, सेंटर ऑफ द अर्थ रहा तो 3r आएगा एच की वैल्यू, और अगर सरफेस ऑफ द अर्थ चली तो 2r आएगा। तो उस पूरा आंसर ही खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। और एग्जामिनर वैसा ऑप्शन देता है कि आप कंफ्यूज, आपको उनको पता होता है कि बच्चे फॉर्मूला बेस्ड करते हैं, पढ़ते हैं कुछ कुछ बच्चे, मैक्सिमम बच्चे। तो एग्जामिनर आंसर में लगाता है, वो चॉइस रहती है वो, और स्टूडेंट्स वो करते हैं, और यहाँ से कंपटीशन चालू होता है। एक एक नंबर पे रैंक्स कितने गिर जाते हैं। इस बार कितना रैंक इन्फ्लेशन था, पिछली बार भी कितना रैंक इन्फ्लेशन था। हर ईयर में रैंक इन्फ्लेशन हो रहा है। कट ऑफ 10 to 15 मार्क्स से हर कॉलेजेस के बढ़ रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? वही है फॉर्मूला बेस्ड पढ़ना। कुछ क्वेश्चंस इजी भी आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बनाते। वो कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाते? प्रैक्टिस कम हो। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, उतना ज्यादा बेस पता चलेंगे स्मार्ट वर्क क्या होता है। टीचर से जितना ज्यादा इंटरेक्ट करोगे उतने ज्यादा पता चलते हैं बेस की स्मार्ट वर्क क्या होता है। मेरे साथ, मैं ये मतलब एक एग्जांपल दूंगा, मेरे साथ क्या हुआ था। हमारी कुछ डाउट क्लास लगती थी लास्ट में, और शुरू मतलब उसमें डाउट क्लास में क्या होता था, क्वेश्चन सॉल्व करते थे, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करते थे स्टूडेंट्स के डाउट। तो बहुत सारे लोग वो करते नहीं थे, बहुत कम लोग करते थे, 6 to 8 या 6 to 10 लोग ही करते थे वो क्लास। उसमें क्या हुआ था, एक क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन थे पूरे ईयर में, पूरे साल में मैं जो रिपीट कर रहा था। तो दो क्वेश्चन थे कि वो डाउट थे, ठीक है, टीचर ने सॉल्व किया बोर्ड पे, और हमने कुछ लिख के नहीं दिया, क्योंकि इतना हार्ड कब आएगा नीट में क्वेश्चन, ऐसा हमारे अंदर एक आलस आ गई थी, क्योंकि हम थक गए थे तब, तब कुछ और प्रॉब्लम्स थे। तो हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों लिखना है, लेकिन क्या हुआ पता है आपको, नीट 2022 में दो क्वेश्चन मेरे सेट में, फर्स्ट क्वेश्चन 31st क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन एज इट इज विथ एग्जैक्ट नंबर, सेम डेटा था और सेम क्वेश्चंस थे। मैंने देख के टिक किया, पता है आपको, ये होता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का एक एग्जांपल है कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे और जितना ज्यादा देखोगे कि टीचर सॉल्व कैसे करता है, दिमाग कैसे यूज करता है, ब्रेन कैसे यूज करता है, तो उतना ज्यादा आप इंटेलिजेंट बनना शुरू हो जाते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि लास्ट मोमेंट पे आपको हर चीज आती है या नहीं, जरूरी ये भी है कि आप अब तक प्रोसेस क्या किए हो। अगर आपने प्रोसेस पे ध्यान दिया है तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा, आप एक्सेल करोगे। अगर मैंने जो बात की अब तक आपके साथ, अगर आप उस पर काम करोगे ना, डेफिनेटली आप जितने भी बच्चे यहाँ पे ज्वाइन हुए, डेफिनेटली आपका स्कोर आएगा ही आएगा। और मैं बोलूंगा यार, अपनी जो सोच होती है ना, उसको छोटी नहीं रखना यार। हम लोगों के पास लिमिटेड सोच ऐसा रखते हैं हम लोग, लेकिन वो छोटी नहीं रखना होता है यार। कभी भी सोचना है तो बड़ा सोचो। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था 600 के अराउंड ला लूंगा, गवर्नमेंट मिल जाएगा। मैंने कभी सोचा ही नहीं था। सोचना ऐसा है कि वो सबको लगे इम्पॉसिबल है और उस पर काम करना है। अपने जो स्टडी टाइम टेबल है उसमें करना ऐसा है कि सबको लगे कि वो इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन उस पर काम करते चालू करना है। मैं गारंटी देता हूँ आपको, आप जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते जाएगी, आप इतना ज्यादा कर लोगे उस वजह से कि आप सोच भी नहीं सकते। और आपको, अगर आपसे कोई पूछा कि आपने क्या किया था, अगर और आप जब बोलोगे उनको, तो वो लोग इमेजिन नहीं कर सकेंगे कि आपने वो कर दिया। पता है, आपको लिमिटेड रिसोर्स से पढ़ना है, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, नहीं आता टीचर से पूछना है। कुछ भी डिप्रेशन, एंजाइटी, कुछ भी तरह की प्रॉब्लम आई तो हम लोग आपके पास हमेशा है। लिव अगेन प्लेटफॉर्म आपको हमेशा हेल्प करेगा। आप जब भी आपका टाइम दोगे, आप जो टाइम पर बोलेंगे, हम लोग वो टाइम पे आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी रहेंगे, चाहे वो रात के 3 बजे भी क्यों ना हो। हम लोग, एक हमारा स्टेप है ह्यूमैनिटी की तरफ। हम लोगों ने कुछ सोचा था कि हमारे साथ जो नहीं हुआ, हमें जो जरूरतें थी, वो आगे भी लोगों को है, और उसे हमें पूरी करना है। इसी के साथ मैं बोलूंगा कि इच्छाएं तो बहुत है साहब, पर अपने माता पिता के लिए कुछ बड़ा करना है, ठीक है। हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि जब भी हमारे दिमाग में ख्याल आया है कि रिजल्ट क्या होगा अगर मेरे को कम मार्क्स आ जाएंगे, तो उसको रिप्लेस करना है ये थॉट से कि अगर लास्ट में मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा तो मेरे मम्मी पापा के जो चेहरे पर वो स्माइल देखूंगा मैं, वो जो खुशी देखूंगा, वो अनइमेजिनेबल होगी। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, एक्सपीरियंस आपको भी करना है, उसके लिए आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है, प्रोसेस पे काम करना है। मैंने जितनी भी बातें आपसे कही है वो आपको
अप्लाई करनी है अपनी लाइफ में। और लास्ट में मैं ये कहूँगा कि ना पूछो कि मेरी मंजिलें कहाँ हैं, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूँगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से ही वादा किया है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। विद दिस आई कंक्लूड माय वेबिनार। एंड आपको कुछ डाउट है तो हम चैट सेक्शन अभी ऑन कर रहे हैं, 10 टू 15 मिनट्स के लिए आप पूछ सकते हैं। ठीक है। I request management team to start the chat. स्टार्ट झाले. बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। टेस्ट में मार्क्स, हाँ मैंने ये बात भी बोलना था मुझे, बट मैं बोल नहीं सका। टेस्ट में मार्क्स, टेस्ट में क्या करना है, आपको मार्क्स नहीं देखना है। मेरे मार्क्स क्या आते थे मैं बताऊंगा। फिजिक्स में मेरा एवरेज स्कोर था 130 टू 140 पूरे ओवरऑल टेस्ट में मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के। और मैंने जो आपसे जो भी बातें शेयर की वो मेरी जर्नी में मैंने ये चीज़ें फॉलो की थी। मैंने कुछ चीज़ें टीचर से सीखी थी मेरे, कुछ चीज़ें मैंने स्टूडेंट से सीखी थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है अपनी लाइफ में। तो वो चीज़ें मैंने अप्लाई की अपने आप पर। उसके बाद मैंने देखा कि मैंने हर पेपर का एनालिसिस किया। मैंने देखा कि कौन से क्वेश्चंस किस टाइप से कैसे सॉल्व होते हैं इजीली। प्रैक्टिस मैंने सबसे ज़्यादा टाइम मेरा, क्योंकि बायोलॉजी अच्छा था तो मैंने सबसे ज़्यादा टाइम फिजिक्स के लिए दिया, फिर केमिस्ट्री के लिए दिया, फिर बायो के लिए दिया। तो मैंने 130 टू 140 एवरेज स्कोर था मेरा फिजिक्स का। केमिस्ट्री का मेरा स्कोर था 140 टू 160। और बायोलॉजी तो 300 प्लस था हमेशा। और एग्जाम में भी वैसे ही था, 330 स्कोर था मेरा बायो में। केमिस्ट्री में 145 था और फिजिक्स में 170 था। तो मैं बोलता हूँ यार कि आप अगर प्रोसेस को फॉलो करेंगे ना तो आपका एग्जाम में जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, एग्जाम के मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते। आपका आप कितना सीखते हैं वो एग्जाम से वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप प्रोसेस पे ध्यान देंगे तो आपके डेफिनेटली एग्जाम के एक दो दिन पहले ही आपके कम हो गए मार्क्स। लेकिन आप अगर सीखना बंद नहीं करेंगे एग्जाम तक, हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगा और जो नहीं आता वो मैं सीख लूंगा, ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। मैंने इसी को अप्लाई किया और मेरा ड्रास्टिक इंक्रीज था 30 टू 40 मार्क्स का मेरे टेस्ट के नीट में। और कोई डाउट? चैट। मेरे पास चैट बॉक्स ओपन ही नहीं लग रहा है। इंस्टीट्यूट से घर आने के बाद पढ़ने का मन नहीं करता है। देखिए, इंस्टीट्यूट से घर आने के बाद आपको थोड़ा रिलैक्स करना होता है। आधा से 1 घंटा आपको रिलैक्स करना है, थोड़ा फ्रेश माइंड फ्रेश करना है, उसके बाद आपको पढ़ाई करना है। हमने एक डाउट देखा था कि टाइम टेबल कैसे बनाना है। देखिए, आपके स्टडी टाइम के हिसाब से मैं एक टाइमिंग लेता हूँ कोचिंग की, 2 to 7.5, मतलब 2 से 7:30 बजे तक। तो उनको क्या करना है पता है क्या, आपको आपका दिन स्टार्ट करना है 7:30 से। सबका मॉर्निंग से स्टार्ट होता है, आपका दिन स्टार्ट होना चाहिए 7:30 बजे से। तो आपको क्या करना है, ट्यूशन से आने के बाद 8:30 बजे तक रिलैक्स करना है। उसके बाद 8:30 से एक स्लॉट लगाना है 2 से 3 घंटे का। और सबसे इफेक्टिव, मैंने बहुत चीज़ें ट्राई की पढ़ने के लिए। मैंने बहुत चीज़ें ऐसे ट्राई की, लाइक पढ़ाई की स्टडी प्रॉपर वे क्या है स्टडी करने की। तो मैंने
आज कंक्लूजन बताता हूँ कि मुझे सबसे बेस्ट टेक्निक यही लगी कि आपको चंक्स में पढ़ना है, स्लॉट स्लॉट लगाना है। लाइक 1 आवर में आप 50 मिनट्स पढ़ेंगे या 55 मिनट्स पढ़ेंगे और 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे। सबसे ज़्यादा मुझे यही सही लगा। बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी मैटर करती है, क्वांटिटी लाइक कितने घंटे पढ़ना है। बहुत लोग बोलते हैं कि 14 घंटे पढ़ा, 16 घंटे पढ़ा, ये सब कुछ भी नहीं होता है। अगर आप 8 घंटे पढ़ के प्रोडक्टिव है तो आप बेस्ट ट्रैक पे। मैंने लास्ट में मैंने मतलब थ्रू आउट मेरी जर्नी में मैंने 6 to 7 आवर्स रेगुलर पढ़ाई की, ऐसी प्रोडक्टिव पढ़ाई। और एग्जाम आते आते जैसे मेरा रिवीजन स्टार्ट हुआ था, सब आते हो तो 8 to 10 आवर्स में पढ़ता। और पढ़ाई के कैसे स्लॉट लगाना है, मैं फर्स्ट स्लॉट लगाया है अपने 2 से 3 घंटे का। तो उस स्लॉट में एक सब्जेक्ट पढ़ना है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 7 to 9:30 ऐसा पढ़ना है एक सेकेंड सब्जेक्ट। फिर 10 to 12:30 ऐसा आप तीसरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, और 3 सब्जेक्ट को ऐसे डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले प्रायोरिटी फर्स्ट आज जो पढ़ाया है उस पर होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके वही बैकलॉग बनता है और उसमें दिक्कत होती है। इसलिए सब लोग हमें कुछ चीजें हार्ड लगती है, वो इसी वजह से लगती है कि हम आज का आज पढ़ते नहीं। आज का आज पढ़ने के लिए पर सब्जेक्ट मोर देन 20 मिनट्स नहीं लगते, कोई भी सब्जेक्ट हो जाओ। थेरोटिकल पढ़ने के लिए आपको 20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत में 45 मिनट्स लगेंगे, रिमेनिंग टाइम आप उसकी प्रैक्टिस के लिए दे सकते हो और रिवीजन के लिए दे सकते हो। ठीक है। और ऐसे 3 सब्जेक्ट मैनेज करना है रोज, और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। कंसिस्टेंसी अगर नहीं रहेगी, आपको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। और कुछ भी दिक्कत आती है तो लीव अगेन को हमेशा आप इन्फॉर्म करिएगा। देखिए, कोचिंग क्लासेस की टेस्ट में बहुत हार्ड होता है 700 क्रॉस करना। इवन जिसके स्कोर 700 प्लस आ रहे हैं, जो नीट में जो मतलब जो टॉपर्स है 700 के ऊपर जो आ रहे हैं स्कोर, उनके भी बहुत कम बार 700 टच या क्रॉस होते हैं। उसके मतलब 650 660 670 मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्कोर होते हैं। वो भी एक दो जन के होते हैं, उसके नीचे बहुत कम होता है, 600 620 ऐसा होता है। तो मैं बोलूंगा स्कोर बढ़ाना है तो पेपर एनालिसिस करो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, कौन से चैप्टर्स में प्रॉब्लम आ रही है। उस चैप्टर को पकड़ो, उसको परफेक्ट करो, फिर छोड़ दो उसको। फिर देखो कि उससे कुछ रॉन्ग हो रहा है क्या। ऐसा करके एनालाइज करते करते आपको आगे जाना है। डेफिनेटली अगर आज नहीं हो रहा है ना 500 to 520 के ऊपर स्कोर, तो डेफिनेटली नीट में आपका 650 क्रॉस होगा, 700 क्रॉस होगा अगर आप एनालिसिस करोगे। ये 100% अप्लाइड मैं आपको बता रहा हूँ। पेशेंस रखना। हाँ, तो मैं वही बता रहा था कि डाउट पूछने से डरते हैं लोग, इसलिए आपके लिए लीव अगेन बना है। आप कुछ भी पूछ सकते हो, और डरना नहीं है कि मेरे स्कोर में क्या प्रॉब्लम है, मतलब टीचर मेरे बारे में क्या सोचेगा। टीचर कुछ भी नहीं सोचता है, हम लोग ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हैं। सिली से सिली भी डाउट पूछना है, हिम्मत करना है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो लीव अगेन आपके साथ। कुछ मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं। हम ऑनलाइन क्लास करते हैं, कैसे डाउट पूछे। क्या आप आपके डाउट्स पूछ सकते हैं, आपका अनम्यूट करके माइक। कोई डाउट है? हेलो। फिजिक्स और धोनी का नेचर में कुछ लॉजिक लगता है क्या? सर एक्सप्लेन। ओ धोनी, फिजिक्स में पेशेंस लगता है और धोनी के पास पेशेंस है। फिजिक्स में डिसिप्लिन लगता है और धोनी के पास डिसिप्लिन है।
फिजिक्स में हर वो चीज़ जो लगती है वो धोनी के पास है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया था। आपको एग्जाम्पल को समझना है, अप्लाई करना है, सिर्फ समझ के छोड़ नहीं देना है। और आपका कोई डाउट है? हेलो, आवाज़ आ रही है? सर, आपके जो क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं टेस्ट में, आप उन्हें किसी नोटबुक में लिखते क्या? हाँ, जो मेरे क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं टेस्ट में, पहली बात मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुझे ये एनालाइज करना है, और मैं एनालाइज करता हूँ वो क्वेश्चंस को। अगर मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आगे भी दिक्कत करेंगे, तो मैं वो लिख लेता था। अगर लगता है कि आगे नहीं करेंगे, तो नहीं लिखता था। और मुझे लगता था कि ये लिखना प्रोडक्टिव काम नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मैं लिखता भी था ना, तो वो मैं वापस देखना, मतलब एक, समझ रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेशन था वो। तो मैं लिखना कम, लेकिन मैंने प्रैक्टिस ज़्यादा करी, और जितने क्वेश्चंस रॉन्ग होते थे बार बार उसकी प्रैक्टिस करता था, और कोशिश करता था कि आज जो चीज़ रॉन्ग हो गई वो मुझे नेक्स्ट टेस्ट में रिपीट नहीं करना। तो उसी से मेरा चले जाता था। लेकिन लिखना बहुत अच्छी बात होती है, बुक में आप लिख सकते हो, बहुत बढ़िया है वो भी मेथड, आप लिख सकते हो और आप रिवाइज करते रहो। और केमिस्ट्री, बायो से भी रिलेटेड अगर क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ सकते हो। कुछ डाउट्स नहीं है क्या? कितने आवर्स की स्लीप लेनी चाहिए? हाँ, मैं बोलूँगा कि 6 to 7 आवर्स की स्लीप सफिशिएंट है। उससे ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, उससे कम भी नहीं होनी चाहिए। मैं रेगुलरली 7 आवर्स सोता था, और मेरा क्योंकि 7 आवर्स सोने के बाद ही प्रोडक्टिव डेज जाता था, क्योंकि प्रोडक्टिविटी पे मैं काम करता था, ना कि ज़्यादा घंटे पढ़ने पे। तो प्रोडक्टिविटी ही काम आती है आपको। सबका अलग अलग रहता है, बट 6 से कम नहीं होना चाहिए, 7 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 6 to 7 आवर्स अगर आप सो रहे हैं तो आपका डे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। और कुछ किसी को डाउट है क्या? डाउट नहीं है किसी को? क्या मैं कंक्लूजन पे आ जाऊं? मीटिंग कंक्लूड करें? डाउट नहीं है? पेरेंट्स कहते हैं मॉर्निंग में स्टडी करना है। देखिए, ऐसा नहीं होता। अगर आपके लिए जो सूटेबल टाइम होता है उसमें पढ़ना होता है, कि मॉर्निंग में पढ़ना, नाइट में पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जो मैंने स्लीप का कहा है कि 6 से 7 घंटे आपका सोने चाहिए, सोना ज़रूरी है, उससे ही प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो आपका जो मतलब जो पढ़ाई है, वो सोने से ही आपको सब वो दिमाग में काम, आपको एक प्रोसेस पता चलेगा। सोने से ही आपको उसका मतलब उसका कंक्लूजन पता चलता है। पता है कि फिजियोलॉजी में आप पढ़ेंगे कि डीप स्लीप, अलग अलग टाइप की स्लीप होती है। स्लीप में ही आप जो पढ़ा हुआ है आपका वो दिमाग में अच्छे से वर्क होता है और वो याद रहता है। तो 6 to 7 आवर्स सोना है। और ऐसा कोई सूटेबल टाइम नहीं है कि मॉर्निंग में पढ़ो कि इवनिंग में पढ़ो या रात में पढ़ो। आपको जब भी कंफर्टेबल लगे आप पढ़ो, पढ़ सकते हो। सर, मुझे लगता है कि जब मैं 8 आवर्स स्लीप लेता हूँ तो और ज़्यादा प्रोडक्टिव, तो मैंने पूरा पढ़ा नहीं था। अजीम, मुझे मैसेज मिल सकता है, स्क्रीनशॉट?
2 मिनट सिर्फ। सर मुझे लगता है कि स्लीप लेती हूँ तो ज़्यादा प्रॉफिट रहते, तो क्या मैं 8 आवर्स की स्लीप ले सकती हूँ क्योंकि मेरा आई स्कोर। हाँ ले सकते हो, बट आपका प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। 8 आवर्स स्लीप ले सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा मत लीजिए। प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ता है ज़्यादा भी सोने से, इसलिए ज़्यादा भी नींद अच्छी नहीं है। तो आपको ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपका प्रोडक्टिविटी और आपके अगर स्कोर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो बिल्कुल ले सकते हो। और कुछ डाउट है आप लोगों को? कंक्लूड करें फिर मीटिंग? ठीक है चलो। ऑल द बेस्ट एवरीवन। यू कैन take help of Live Again anytime you want. We are with you. We are always with you. So you can contact us anytime at www.liveagain.in। सिंपल प्रोसेस है, आपको लिव अगेन में जाना है, वेबसाइट www.liveagain.in, वहां पे सबसे। हाँ, मैंने एम एस धोनी का एग्जाम्पल लिया था। हम ना रिजल्ट की बात करेंगे और ना पीछे हमारे मैच, जो हमारा पिछला मैच में हमारा क्या रिजल्ट था और आगे वाले मैच में क्या होगा, ये हम नहीं देखते। ठीक है, हमें लास्ट टेस्ट का जो रिजल्ट है वो इफेक्ट नहीं करना चाहिए हमारी प्रिपरेशन पर। क्योंकि मैंने कहा था कि आप अगर रिजल्ट के बारे में सोचोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। आज हम लोग भी वही सोचते हैं कि हम लोग वो चीज नहीं करनी चाहिए। अगर आप लोग इससे जितना अच्छे से जितना जल्दी सीखेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। कि आपको लास्ट स्कोर को देखना नहीं है, एक देखना है कि मेरे, चलो ठीक है, कोई नहीं, 180 में से 80 मार्क्स आते हैं ना केम फिजिक्स में, कोई बात नहीं। फिजिक्स या कोई भी सब्जेक्ट में, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे 100 मार्क्स जा कहाँ है, हमारा उस पर फोकस होना चाहिए। और हमारी थिंकिंग बड़ी होनी चाहिए। ये सब छोटे मोटे रिजल्ट से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आज जो आप टेस्ट दे रहे हो वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आप वो गलती दोबारा रिपीट ना करो, उसके लिए आपकी ये टेस्ट होते हैं। आप उसको उसी तरह लीजिए, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मैचेस में अच्छा करना जरूरी नहीं है। ठीक है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट मैटर करता है, वो हमें सही प्रैक्टिस करने से ही आता है। तो बिल्कुल टेंशन ना ले कि लास्ट रिजल्ट क्या था। हमें हमें प्रेजेंट में रहना है, सोचना है कि मेरा रिजल्ट जब अच्छा आएगा, मेरा स्कोर जब मुझे जो चाहिए वो आएगा, तो मेरी पेरेंट्स के चेहरे पर वो जो स्माइल है, वो जो प्राउड फीलिंग है लेकर अपने को, अपनी मेहनत हम लोग जब इमेजिन करेंगे कि हमने बहुत मेहनत की थी, वो हमें ही पता होता है, हमारे पेरेंट्स को ही पता होता है कि हमने क्या स्ट्रगल्स किए थे। ठीक है, तो उनके भी चेहरे पर वो जो खुशी होती है, वो जो खुशियों के आंसू होते हैं उनके पास, वो इमेजिन करना है और काम पे लग जाना है। ठीक है। हो गया डाउट्स, कुछ डाउट्स है? वो ठीक है, फिर आप, ये सिंपल प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन नहीं बोलूंगा मैं, आपके डाउट्स पूछने का सिंपल प्रोसेस है। आपको www.liveagain.in पे जाना है। उसके बाद उस साइट पर सबसे नीचे स्क्रॉल करना है, आपको कुछ इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है, उसको हार्डली 30 सेकेंड्स लगते हैं। हम लोगों ने, हमारा जो प्लेटफॉर्म है आपकी, मतलब आपको सब अच्छे से हो जाए उसी बेसिस पे बनाया है, आपका कभी टाइम वेस्ट ना हो। इस मीटिंग में हमने जो लिया है, हम, मैं बोल सकता हूँ कि आपका ये बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं था, क्योंकि इसमें जो बूस्ट मिलेगा ना आपको, आप बहुत ज्यादा अच्छे से करोगे। और एक क्वेश्चन आया है कि बैकलॉग क्लियर कैसे करें। ठीक है, बैकलॉग का कैसे करना है, मैंने बात की थी कि प्रेजेंट का पहले वर्क करना है, जितना भी टाइम बचता है उसको धीरे धीरे करना है।
बैकलॉग्स को धीरे धीरे कवर करना है। हम लोग क्या करते हैं, बैकलॉग जब हमारे पास जमा हो जाता है ना, तो हम लोग सोचते हैं यार हमारी टेस्ट में क्या होगा, आने वाली टेस्ट में मेरे बैकलॉग के चैप्टर से क्या होगा। इस पे फोकस नहीं करना। प्रेजेंट चैप्टर जो चल रहा है उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना है। बैकलॉग के चैप्टर्स धीरे धीरे पढ़ना है, धीरे धीरे इन द सेंस, मतलब बैकलॉग को धीरे धीरे आपको अच्छे से कवर करना है। आप क्या समझते हो कि बैकलॉग बहुत है, जल्दी जल्दी भगा के पढ़ो, तो वो मतलब ही नहीं है बैकलॉग के, वो है ना, आप आपका टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। अच्छे से पढ़ना है, हमें नीट देनी है, हमें नीट का रिजल्ट लाना है, हमें ये सब छोटे मोटे टेस्ट का रिजल्ट से डरना नहीं है। मैंने जैसे आपको कहा था कि हार्ड टॉपिक्स पहले लेना है, बैकलॉग में भी वही कर, ठीक है। बैकलॉग ऐसे ही क्लियर होते हैं, और लॉन्ग टर्म सोच रखना है आपकी कि यार इस मंथ में मेरे पास इतना टाइम है, मेरे पास इतने चैप्टर्स हैं, मैं बैकलॉग कवर कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ऐसा करके प्रॉपर वे में आप, अगर आपको कोई डिफिकल्टीज आती भी है तो लीव अगेन को आप कॉल कर सकते हो, लीव अगेन से कांटेक्ट कर सकते हो। वो फॉर्म फिलअप करके, लाइक आपका नाम क्या है, नंबर क्या है, ऑडियो कॉल चाहिए, वीडियो कॉल चाहिए, या फिर किस टाइम पर आपको कॉल चाहिए, हम लोग आपको, हार्डली 30 सेकंड लगेंगे इसको करने में। हम लोग आपको जितना जल्दी हो सके आपसे कांटेक्ट में रहेंगे, और आप हमारे मेंटर्स को पूछ सकते हो कि प्रॉपर वे में आप आपका डिस्कस कर सकते हो कि मेरा कोचिंग टाइम ये है, मैं प्रॉपर वे में इफेक्टिव स्टडी कैसी कर सकती हूँ, प्रोडक्टिव कैसा रह सकती हूँ या रह सकता हूँ, और बैकलॉग है क्लियर कैसा करूँ। मैंने जैसे कहा था, बैकलॉग को आराम से अच्छे से क्लियर करना है। ऐसा नहीं हो कि हम लोग बैकलॉग खत्म करते करते पता चले कि यार वो हमें याद ही नहीं है वो क्या पढ़ा था। ऐसा होता है, मोस्टली सबके साथ होता है। तो टेंशन लेना नहीं है, कभी भी टेंशन लेना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है, बेस्ट काम करना है, और बड़ी सोच रखनी है। बिल्कुल, आपका 580 एवरेज स्कोर है ना, तो आपका अभी ही मैं बोलूंगा, अगर आप अभी ही अगर देखेंगे तो आपका स्कोर 620 640 तक जा सकता है। अगर आप इससे अगर अभी से ही अच्छे से कंटिन्यू इस चीज को रखेंगे, रिदम मेंटेन करेंगे, तो आपका स्कोर मैं तो कहता हूँ 700 भी क्रॉस होगा। टेंशन नहीं लेना, प्रोसेस पे ध्यान देना, प्रोडक्ट पे नहीं, रिजल्ट पे नहीं, प्रोसेस पे ध्यान देना, रिजल्ट पे नहीं। तो शैल वी कंक्लूड द मीटिंग। अगर आपको जिसको भी अब और डाउट्स है, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करना हमें, आपको अभी और डाउट्स है तो आप बिल्कुल लीव अगेन पे पूछ सकते हो। मैंने आपको प्रोसेस बताया है कि आपको सिर्फ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, आपका डाउट मेंशन करना है। आपके हमारे मेंटर्स आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। हमारे पास बहुत अच्छे मेंटर्स है, लाइक हमारे पास महाराष्ट्र के हर एक मेडिकल कॉलेजेस के मेंटर्स है। आपको अगर मैं बोलूँ तो पर्सनल डेटा वैसे रिवील नहीं करते हैं। के ई एम जे जे की भी स्टूडेंट्स है, आपको जी एम सी नागपुर है, आई जी एम सी नागपुर है, हर एक मेडिकल कॉलेज जितने भी महाराष्ट्र में सबके है, और एम्स जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है, सबके है ओवरऑल महाराष्ट्र में। आप किसी को भी, आप कभी भी कुछ भी डाउट भेज सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे बिल्कुल। ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस मीटिंग। यस, के एम ऑल्सो।